हेलो स्टूडेंट्स। आज तक हमने पेपर 2 में एस्से किस तरह से लिखना है वो हम जान लिया। अभी हम बात करते हैं आर्गुमेंट राइटिंग के हिसाब से आर्गुमेंट राइटिंग के बारे में क्या करना चाहिए। अब सभी को मैंने पहले भी बताया था आपको, आर्गुमेंट राइटिंग आपको पूरा एक आर्गुमेंट 20 नंबर के लिए आते हैं, इस तरह 2 आर्गुमेंट आते हैं, यानी आपको पूरा 40 नंबर का आर्गुमेंट राइटिंग होता है। चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम आर्गुमेंट राइटिंग के बारे में हम बात करते हैं, आर्गुमेंट राइटिंग में भी एक अलग से फ्रेमवर्क होते हैं। जैसे इसके अंदर इंट्रोडक्शन होता है, फिर मेन बॉडी होता है, ध्यान से देखना, फिर कंक्लूजन भी होता है, ध्यान से देखना। इंट्रोडक्शन एक बस 2-3 लाइन का ही इंट्रोडक्शन लिखना है आपको, अब लंबा इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है। मतलब कोई भी टॉपिक दे देते हैं, उस टॉपिक के बारे में एक 2-3 लाइन इंट्रोडक्शन लिखो, बस काफी हो जाएगा आपका काम। लेकिन जब मेन बॉडी आता है, मेन बॉडी के अंदर आने के बाद आपको एस्से में क्या करते थे, हम लोग एस्से में इंट्रो लिखते थे, फिर मेन बॉडी लिखते थे, फिर कंक्लूजन लिखते थे। मेन बॉडी में क्या हो, एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ इस तरह से लिखते थे। लेकिन आर्गुमेंट में ऐसा नहीं लिखना आपको। आर्गुमेंट में क्या करना आपको, कुछ पॉइंट्स फॉर लिखना है, कुछ पॉइंट्स अगेंस्ट लिखना है, ठीक ना। फॉर में आपको कम से कम, मिनिमम बोल रहा हूं मैं, 5 पॉइंट आना चाहिए, 5 पॉइंट्स। एंड अगेंस्ट में भी कम से कम 5 पॉइंट्स आना चाहिए। 5 पॉइंट्स फॉर एंड 5 पॉइंट्स अगेंस्ट। इट मस्ट बी द बेसिक स्ट्रैटेजी। ध्यान से देखो, जब भी हम बात करते हैं मेन बॉडी का, यू विल हैव फॉर एंड अगेंस्ट। मेन बॉडी को आप कभी भी पैराग्राफ रिप्रेजेंटेशन में नहीं करना है, समझना। और कंक्लूजन जब आएगा ना, कंक्लूजन आने के बाद आपको थोड़ा सा क्या है, योर व्यू, यानी उस टॉपिक पे आपके क्या राय है वो बताना पड़ेगा। एक चीज और समझा देता हूं इधर ही, इसका जो वर्ड लिमिट है, यानी कितना वर्ड में लिखना है, वो तो ऐसे तो आपको पता है 300 वर्ड्स में ऐसे लिखना है। लेकिन आर्गुमेंट राइटिंग जो भी होता है, आर्गुमेंट राइटिंग का कोई वर्ड लिमिट नहीं है। देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट फॉर द आर्गुमेंट राइटिंग। आर्गुमेंट राइटिंग जब भी हम बात करते हैं, आर्गुमेंट राइटिंग 20 नंबर का है, ऐसे भी कितने का था, 20 मार्क्स का था। तो इसीलिए हम बोलते हैं, सिंस इट इज गिवन फॉर 20 मार्क्स, हम ये मान लेते हैं ये भी 300 वर्ड्स या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन बराबर आपका पॉइंट्स होना चाहिए, 5 पॉइंट फॉर में और 5 पॉइंट अगेंस्ट में आपका हो जाएगा, तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन कंक्लूजन जब आते हैं, उधर क्या करते थे आप ऐसे में, आप कुछ सजेशंस देते थे, यानी कोई भी टाइटल हो जाए, उस टाइटल को और अच्छा सा करने के लिए कुछ सजेशंस आप देते थे। लेकिन इधर कंक्लूजन में क्या करेंगे आप अपना राय देते हैं। यू आर गोइंग टू गिव योर पर्सनल व्यू, बिकॉज मेन बॉडी में तो आप पर्सनल व्यू नहीं दिया ना। मेन बॉडी में क्या बताया था आपने, फॉर पॉइंट्स क्या है, अगेंस्ट पॉइंट्स क्या है, वो बताया था मेन बॉडी के अंदर। लेकिन इधर कंक्लूजन में आने के बाद आप अपना व्यू पॉइंट्स, अपना जो भी पॉइंट्स है वो आप बताते हैं। और एक चीज, ये तो एक बेसिक फ्रेमवर्किंग हो गया, इंट्रो भी होगा, मेन बॉडी भी होगा, कंक्लूजन भी होगा। लेकिन मेन बॉडी में फॉर और अगेंस्ट होगा, लिखना नहीं आपको ये इंट्रो है, ये मेन बॉडी है, कंक्लूजन है करके लिखना नहीं होता एग्जाम में। सिर्फ आपको, मुझे लगना चाहिए, जब मैं पढ़ता हूँ ना आपका पेपर, तब मुझे लगना चाहिए ये इंट्रो है, ये फॉर है, ये अगेंस्ट है, ऐसा करके, ठीक ना। आगे देखो, हम ये आर्गुमेंट का फ्रेमवर्क समझने के बाद हम कुछ टाइटल हम समझते हैं, ठीक है ना। वी विल अंडरस्टैंड सर्टेन बेसिक टाइटल्स ऑफ द बेसिक आर्गुमेंट राइटिंग। क्लियर? we'll understand one basic title like we'll take a title like One Nation,
वन इलेक्शन। क्लियर? वन नेशन वन इलेक्शन एक इस तरह से टाइटल है आपका। Whenever we discuss something about the concept of one nation one election, then it is like the basic understanding of the Indian democracy. देखना इधर इंट्रोडक्शन में मैं कैसा इसको लेके जा रहा हूं। See, the concept of, ध्यान रखना है, आर्गुमेंट हमेशा इंग्लिश में लिखना आपको, ऐसे भले हिंदी में लिख सकते हैं लेकिन आर्गुमेंट हिंदी में नहीं लिख सकते। द कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन इन इंडिया was seen once during 1952, 1957, 1962 and 1967। यानी 4 बार अपने भारत के इतिहास में हमने साइमल्टेनियस इलेक्शन देखा है। Full stop. India is a federal country and there happen election for both center and state। बस इतना ही इंट्रोडक्शन होगा बस। अभी उसके बाद क्या हुआ, 1967 के बाद क्या हुआ? साइमल्टेनियस इलेक्शंस नहीं चल रहा था। क्यों? क्योंकि कुछ स्टेट्स, सम स्टेट्स इन इंडिया हैव बीन गोइंग फॉर अ सेपरेट इलेक्शन, नॉट इन कोऑर्डिनेशन, नॉट इन कोऑपरेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंटल इलेक्शंस। सो अभी आपको लिखना है फॉर में क्या है, अगेंस्ट में क्या क्या पॉइंट्स आ सकता है। देखना, अभी मैंने क्या बताया था आपको, 5 पॉइंट लिखना है आपको फॉर में और 5 पॉइंट आपको लिखना है अगेंस्ट में। ध्यान से समझना। देखो, whenever we discuss this particular concept of for and against, ध्यान से समझना। आप ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं तो आप फॉर लिख के पहले 5 पॉइंट लिखो, फिर नीचे जाकर के अगेंस्ट लिख के फिर 5 पॉइंट लिखो। ऐसा भी हो सकता है, कैसे भी आपका कंफर्टेबल लेवल के हिसाब से आपको लिखना होगा। क्लियर? सो whenever we discuss the points that may come in favor of one nation one election, one nation one election करने से अपना पॉइंट्स फेवरेबल क्या क्या हो जाएगा वहां? क्लियर? देखना इधर, फेवरेबल पॉइंट ये हो जाएगा कि लेस बर्डन ऑन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भी है उसको साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट करने में, देखना अभी इंडिया में ऑलमोस्ट लाइक अपना 28 स्टेट से प्लस +1 यानी ऑलमोस्ट 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिला करके हमें चुनाव कराना है। तब इस तरह का बातें मैं करता हूं, तब ये एक तरह से बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हर साल किसी ना किसी जगह में चुनाव करते रहते हैं। लेकिन अभी ये काम करने से सिर्फ 5 साल में एक बार, once in every 5 years election commission will work and the other 5 years में election commission can stop working। That can be one basic idea of one nation one election। उसी के बाद we can also come across with the supportive points में we can say that the money spending during elections will lessen। यानी चुनाव के समय जो हम पैसा खर्च करते हैं वो उसे भी हम कम कर सकते हैं। यानी the money spending during the elections will be lesser in comparison to the previous setup। यानी पहले स्टेट्स के चुनाव में पैसा लगाओ, फिर सेंट्रल के चुनाव में पैसा लगाओ, इस तरह का एक बातें हम कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट है, ये पॉलिटिकल पार्टी जो होता है उसको स्टेबलाइज करते हैं। क्लियर? मोस्टली द नेशनल पार्टीज जो होता है वो बहुत ही डंका तरह से, ठीक है ना, दैट इज गोइंग टू बी अ स्टेबलाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज।
ये यानी कहने का मतलब मान के चलो इंडिया का नेशनल पार्टीज कितना है वहाँ, एक तो होगा बीजेपी पार्टी और दूसरा है इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो मोस्टली क्या हो जाएगा, मल्टी पार्टीज का जो भी सेटअप है वो कम होते जाएगा, बिकॉज साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो रहा है इसीलिए ना। और एक चीज ध्यान रखना है, आपका क्या है, ब्लैक मनी कर्बिंग, ठीक है ना, मतलब जो काला धन होता है उसे भी हम कम कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव जो है वो साइमल्टेनियसली हो रहा है, तब ऑलमोस्ट वी विल बी हैविंग अ कर्बिंग ऑफ ब्लैक मनी एसेज, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है। इसका मतलब क्या है, एक सेंट्रलाइज अभी भी है लेकिन और अच्छा सा होगा, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होगा। और उसी के बाद वी कैन से दैट इलेक्शन माल प्रैक्टिसेस will decrease. Election malpractices will go down. इलेक्शन माल प्रैक्टिसेस का मतलब चुनाव के समय जो पैसा देना है, जो गिफ्ट्स देना है, सोना देना है या फिर अल्कोहल देना है, दैट ऑल इलेक्शन माल प्रैक्टिसेस विल बी लेसनिंग। उसी के साथ we can also say that we can achieve the concept of a very good governance setup in the country. Good governance हम अचीव करेंगे। गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है, जो आदमी, जो लोग आशा करते हैं, उसी आशा के इच्छा से यदि सरकार चलते हैं तब उसे बोलते हैं गुड गवर्नेंस। इफ द गवर्नमेंट इज रनिंग इन अकॉर्डेंस विद द whims and fancies of the public, then we call it as what? Good governance altogether. So they are all the points which come as a part of for statements, यानी statements को supportive में इस तरह का बातें हम कर सकते हैं। आगे समझना, when we discuss the concept of for का मतलब क्या है वो तो आप समझ गए। अभी आगे बात करेंगे हम अगेंस्ट, मतलब इस पॉइंट्स का जो भी है उसका अगेंस्ट किस तरह का स्टेटमेंट इधर आ सकते हैं। देखिए, one point which I want you people to convey very better here is, see, it is going to create a one party or two party setup। यानी इंडिया का जो डेमोक्रेसी है, whatever the democracy we are having, the democracy will be taking a negative stand or a negative step if we come across with this particular concept। वन पार्टी या टू पार्टी का सेटअप चलेगा इंडिया में, मल्टी पार्टी, ठीक है ना, मल्टी पार्टी का जो एजेंडा है वो डाइल्यूट हो जाएगा, मल्टी पार्टी का एजेंडा विल बी डाइल्यूटेड। Another important point is change in voters behavior, change in voters behavior। यानी वन नेशन वन इलेक्शन, अभी कोविड चल रहा है इंडिया में, मोदी इज बिकमिंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी इन द कंट्री, and if one nation one election comes, obviously Modi is from BJP party, the voter will definitely get inclined towards the state also BJP, central also BJP, clear? That is the change in the voters behavior, tendency in the changing of voter behavior can be seen। It's called domination of national parties होगा, ठीक है ना, डोमिनेशन ऑफ नेशनल पार्टीज, ये ऑलमोस्ट सेम पॉइंट हो गया, ठीक है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज द डिक्लाइन और क्रिएट्स अ नेगेटिविटी टू द रीजनल पार्टीज। जो भी रीजनल पार्टीज होते हैं दैट इज गोइंग टू हैव अ वेरी बिग इम्पैक्ट फॉर दिस। मतलब अभी मैंने बोला था आपको बिहेवियरल चेंज आ जाएगा वोटर के मन के अंदर, देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू क्रिएट अ बिहेवियरल चेंज ऑल टुगेदर, ध्यान से समझना। और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, चेंज इन द मेंटालिटी ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो एमएलए एमपी होता है उसको भी चुनाव लड़ने का ज्यादा इच्छा नहीं होता है, ठीक है, दैट इज चेंज इन द मेंटालिटी ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटेटिव। और नेगेटिव में होगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स। अपने को इंडिया में चुनाव कराने के लिए जो ईवीएम्स वगैरह चाहिए होते हैं वो बहुत ही कम है। पूरा देश का एक ही बार यदि आप
करवाना है, then we will definitely be facing certain infrastructure difficulties also, यानी infrastructure problems भी हम face कर सकते हैं। क्लियर? और एक चीज वन नेशन वन इलेक्शन का एक और डिफिकल्टी होगा, दैट इज समथिंग कॉल्ड द पॉपुलेशन इज ह्यूज इन इंडिया। इंडिया का जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा लोकतंत्र है तो अपना पार्टिसिपेशन रेशियो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। और पॉपुलेशन ज़्यादा है, और पॉपुलेशन जो भी है दे आर मोस्टली डोमिनेटेड बाय द रूरल पॉपुलेशन। इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस एरियाज में आते हैं? दे आर मोस्टली इन द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में जाने के बाद आपको क्या होगा? ईवीएम्स होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। हो सकता है मैक्सिमम केसेस में सेंट्रल को भी एक ही पार्टी को दो और स्टेट को भी एक ही पार्टी को दो। इस तरह सा एक तरह का रूरल पॉपुलेशन हो, इलिटरेट पॉपुलेशन है, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल टुगेदर। और एक चीज क्या है अपना कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के अगेंस्ट है ये, ठीक है ना, दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट। बिकॉज देखना, वन नेशन वन इलेक्शन यदि हम इस टॉपिक को पूरा करना है तब क्या करना पड़ेगा? वन नेशन वन इलेक्शन होगा तब कब होगा? व्हेन स्टेट्स विल सैक्रिफाइस। समझ रहे बात को? स्टेट्स जब भी सैक्रिफाइस करते हैं तभी वी विल बी देखो अभी 2014 में इंडिया में चुनाव हुआ था, ठीक ना। 2014 में वी हैव गॉट इलेक्शंस इन इंडिया। अब 2019 में फिर होगा, फिर हुआ है 2024 में फिर होगा। इसके बीच में कुछ स्टेट्स का, जैसे यूपी है, जैसे महाराष्ट्र है, इस तरह का स्टेट्स बीच में फिर से चुनाव के लिए जाते हैं। देन डेफिनेटली मतलब सेंट्रल इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन साइमल्टेनियस बहुत ही कम स्टेट, जैसे आंध्र प्रदेश है, जैसे तेलंगाना है, जैसे उड़ीसा है, बस कुछ ही स्टेट्स सेंट्रल और स्टेट का कोऑर्डिनेशन में चुनाव कराते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा स्टेट्स क्या करते हैं? They will be having an individual election, separate election which have no impact with the central elections। तब क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा जानबूझ के। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के अगेंस्ट भी हम कह सकते हैं। मैक्सिमम स्टेट्स, अभी स्टेट्स में रीजनल पार्टीज होता है तो दे विल नॉट सैक्रिफाइस, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन पॉइंट को वो एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? सो अभी देखना, हमने इधर जो भी लिखा है वन नेशन वन इलेक्शन, एक छोटा सा एग्जाम्पल था बस। इस टॉपिक पे हमने क्या किया है, ये सारा बातें हमने लिख दिया ना, ठीक है ना। अभी क्या करना पड़ेगा आपको? द वन नेशन वन इलेक्शन, दे आर ऑल द पॉइंट्स विच आर लाइक अ बुलेट पॉइंट्स। मैंने जो भी लिखवाया आपको, दे आर द बुलेट पॉइंट्स। लेकिन मैंने क्या बोला था आपसे? 300 वर्ड तो आपको पूरा करना पड़ेगा, या फिर 300 से ज्यादा होना, उससे कम नहीं होना। तब क्या करेंगे? ये तो हो गया बात नहीं, ये बुलेट पॉइंट मैंने बताया आपको, ये अंडरलाइन करके आपको फिर उसको एलॉबरेट करना है। Every point needs to be elaborated in detail। Get the point? मतलब आपको ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट लिख दिया मैंने, जैसे लिखा वो छोड़ दिया। मैंने अपना कंफर्ट के लिए, मैं तो नहीं लिख सकता ना, बोर्ड बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो मैं तो आपको एलॉबरेट नहीं कर सकते, लेकिन आपको जब एग्जाम में लिखते हो देन यही बुलेट पॉइंट्स को आप दो लाइनर एलॉबरेट करना पड़ेगा। देन इट लुक्स अ ब्यूटीफुल आर्गुमेंट ऑल टुगेदर। फिर कंक्लूजन में आने के बाद आपके क्या है, आपका कंक्लूसिव स्टेटमेंट क्या है? क्या आप वन नेशन वन इलेक्शन के सहमत में है या नहीं है, ठीक है ना। दैट यू विल बी डिस्प्लेइंग इन योर कंक्लूसिव स्टेटमेंट। सो इस तरह से इंट्रो भी होगा, मेन बॉडी भी होगा, कंक्लूजन भी होगा, लेकिन मेन बॉडी के अंदर पैराग्राफ्स नहीं होते हैं। आपको फॉर क्रिटिसिज्म करना है। क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है? यू विल हैव टू राइट द फॉर पॉइंट्स, यू विल हैव टू राइट द पॉइंट्स इन अगेंस्ट ऑल्सो। दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ आर्गुमेंट राइटिंग, एंड दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग एरिया इन योर CAPF पेपर टू एग्जामिनेशन। ये बहुत ही आसान है, और थोड़ा सा आप दिमाग लगाते हैं, then definitely I hope you'll be getting a wonderful scoring in your upcoming CAPF exam। ये छोटा सा एग्जाम्पल था, इस तरह का टाइटल्स को हम बहुत ज्यादा आने वाले क्लासेस में समझते हैं। थैंक यू।